हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त आनंदमय होंगे, खाते खेलते और साथ में पढ़ाई करते होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों का एक बार इस नए मॉडल सेट में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए फिर देखते हैं ये नया क्या है सेट हम लोगों का। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आप लोगों का जो पेपर होने वाला है वो कब है, स्टार्ट है आपका पेपर। आप लोगों का 28 नवंबर से आप लोगों का पेपर है। 28 नवंबर को पेपर है और नए सिलेबस में आप लोगों का ईबीएस जोड़ दिया गया है। तो ईबीएस जैसे नया जोड़ा गया है उसी तरह हम नई ताजगी के साथ, नए ऊर्जा के साथ, जो युवा होता है वो सबसे जो है क्या होता है, आप लोग बालक हैं, ये एकदम ऊर्जा आप लोग भरी हुई है। आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो नया जुड़े या पुराना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट हो तो बिल्कुल घबराइए नहीं। जो आइए उसका सामना करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। बस मेहनत अपने हाथ में है, मेहनत करते रहिए, सब होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों का 3 सेट में आप लोगों का ईबीएस का ले चुका हूं। चौथा सेट आज मैं कराने चल रहा हूं। इसमें देखिएगा एक बेहतरीन आप लोगों के क्वेश्चन जो है सेट किए गए हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। देखिएगा लगभग हर प्रैक्टिस सेट से मैं बता रहा हूं, जो करवा रहा हूं, कुल मिला के आप देखेंगे तो हमारे प्रैक्टिस सेट से टोटल आपके 20 क्वेश्चन में 15 से 16 क्वेश्चन आप लोगों के मिलने की पूरी संभावना है। तो घबराइए नहीं, लगे रहिए, मेहनत करिए। हम आपके साथ लगे तो आप भी लगे रहिए हमारे साथ और आप अच्छा रिजल्ट लाइए, उसी में हमारी खुशी है। और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, उसी से वो खुश हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में क्या है। बाकी लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, ये रूल होता है, गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग हमको देते रहिए। और उसके बाद हम आपका अब जो है अपना आपका हमारा मनोबल डाउन मत करिए। आपको हम अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ग्रुप बना के शेयर करिए, पढ़िए। ग्रुप बना के पढ़ेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी छोटी बहन या बड़ी दीदी हो उनके साथ आप जो है बैठिए और उसको उनसे जो उनके साथ मिल के पढ़िए। लड़ाई मत करिए, उनका बाल मत नोचिए, ठीक है। पढ़ाई करिए आगे। फिर उसके बाद आप कोई दिक्कत होती है तो इस दिए गए नंबर पे हमसे कॉल करिए 8005257808। बाकी ये इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी, ईमेल आईडी दी गई हुई है। तो बढ़ते हैं अपने क्लास तरफ। आज का ये हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया आपका मॉडल सेट नंबर ये क्या है, 4 है। मॉडल सेट नंबर 4 इसमें मैं आप लोगों को कराने चल रहा हूं। 3 सेट आपका हो चुका है, जाइए देखिए वहां पर। और हाँ, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है किसी प्रकार की तो आप उस दिए गए जो मैंने नंबर बताया कॉल करिए, आपका पूरा समाधान किया जाएगा। आपका फॉर्म भी मैं फिलअप करवा दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आप पढ़ाई करते रहिए। और कोई समस्या आती है उसके लिए हम खड़े हैं आप लोगों के लिए। आइए फिर देखते हैं पार्ट 1 आपका 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया आपका सिलेबस। उस चार पार्ट में ये पार्ट नंबर 1 पहला क्वेश्चन जो आपको होने चल रहा है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इसको देखिए, प्राकृतिक दुनिया से संबंधित दिया हूं जो आपका नेचुरल वर्ल्ड से पहला क्वेश्चन। पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधे तो आप हर किसी देखा होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। बिल्कुल बात सही है। आप देखते हो जो पेड़ पौधे लगे होंगे, कभी कभी देखते हैं गांव में, सुने होंगे ना भैया छांव मारी है हमारे पेड़वा, काहे? उसका रीजन क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वहां पर नहीं पाता। अगर जैसे आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या आपकी वृद्धि होगी? नहीं होगी ना। तो सूर्य के प्रकाश से जो होते हैं पौधे अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और उसी से अपना ग्रोथ करते हैं, उसी से वो बढ़ते हैं। तो कहता क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेड़ पौधों की पत्तियां, जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो अपना वो भोजन बनाती हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, खाना हम लोग बनाते हैं ना, मम्मी खाना बनाती हैं, तो भोजन उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, खाना बनाना कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे बताइए हमको? श्वसन लेना? नहीं, श्वसन जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना, ये ले रहे हैं, ये क्या है? श्वसन प्रक्रिया है। तो ये श्वसन प्रक्रिया नहीं होती, रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही होता है, फोटोसिंथेसिस। ये आपका ऑप्शन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश से पौधे जो खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें वाष्पोत्सर्जन मैंने कहा ना कि पानी जो मतलब कि गर्म पानी ऊपर की तरफ उठता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद अंकुरण क्या कहते हैं बताइए? अंकुरण होता है जैसे कोई आप इसमें आम खा रहे होंगे, आम का बीज कहीं फेंक देते होंगे ना, तो क्या कुछ दिन बाद देखते हैं उससे पौधा निकलने लगता है।
तो जब पौधे से पहले जो छोटा छोटा उसमें एक जैसे बीज से छोटी छोटी कली टाइप का, सॉरी कली नहीं कह सकते हैं, मतलब अंकुर, मतलब ऐसे देखते होंगे उसमें पौधा टाइप का थोड़ा सा निकला व्हाइट व्हाइट, तो उसी क्या कहते हैं, वही अंकुरण होता है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से। समुद्र के भीतर आने वाले शक्तिशाली भूकंप। पहले मैंने आपको पिछले बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी वही क्वेश्चन है, ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। बस आप अगर आप पिछली क्लास हमारी देखे होंगे तो उसमें मैं अच्छे से इसको समझाया था, भूकंप होता क्या है, चक्रवात क्या होता है, सुनामी क्या होती है, बवंडर क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको विधिवत उसमें वहां मैं आप लोगों को समझाया था। आप लोग जाइए उस क्लास को देखिए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा दे रहा हूं कि समुद्र के भीतर आने वाली शक्तिशाली भूकंप के कारण उठने वाली विशाल समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। मान लीजिए आपका बड़ा सा समुद्र हो गया, ठीक, इसके अंदर जब भूकंप आता है, ऐसे 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 मान लो भूकंप आया, ठीक, पूरी जमीन हिल गई, पानी बाहर निकलने लगा, पानी बाहर गया, तो इस जो भूकंप आपका आया था, क्या करा, समुद्र के भीतर आने वाले शक्तिशाली भूकंप के कारण उठने वाली विशाल समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। जब भूकंप आएगा, जाहिर सी बात है, कहीं जैसे आप कभी टब में ऐसे पानी भरिए, उसको ऐसे 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 4-5 बार ऐसे ऐसे करिए, देखिए पानी बाहर निकलने लगता है ना, उछलने लगता है, तो क्या होता है, हिलोरे मारता है। तो जब भूकंप तो हिलोरे आती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं, मैं आपको बताया था ना। और जैसे चक्रवात क्या होता है, समुद्र के अंदर जब कोई तूफान भाई आता उसे उसे चक्रवात कहते हैं। बवंडर जब तेज तूफान धरती मतलब कि भूस्थल पर आता है उसे बवंडर कहते हैं। अच्छा, भूस्खलन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये एक नया शब्द आपको मिला है, लैंड क्या बोलता है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को क्या बोलते हैं बताइए, भूस्खलन को। आप देखे होंगे कभी कभी किसी नदी के किनारे जाइए या किसी तालाब किनारे जाइए, देखते होंगे उसके कहते हैं, घर वाले कहते हैं एकदम पास से मत जाना, नहीं तो जमीनियां खिसक जाएगी। मतलब जमीनियां नहीं खिस सकती है, मतलब वहां उसके नीचे 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 पानी के धार की वजह कारण वो जो है वहां नीचे कटाव हो जाता है। तो क्या होता है, जो वहां की मिट्टी जो कट जाती है उसको भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड कहते हैं उसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। असम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोग बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 15 फीट ऊंचे पर घर बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। मान लिया असम की बात मत छोड़िए, असम वाले तो इस बात को जान रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं जैसे यूपी वाले हो गया और वो, तो देखते होंगे आप गांव में क्या करते हैं, खेत जहां होता है, जिनके ढेर सारा खेत होता है, और रात में नील गाय हो गया, उसके बाद और भी कुछ ऐसे बैल हो गए, पशु आते हैं जो फसल को चल लेते हैं, उसको खा जाते हैं। तो उसके लिए आप देखते होंगे गांव के लोग क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े बांस गाड़ते हैं, बड़े बड़े बांस लगा लेते हैं चारों तरफ, और उसके ऊपर ऐसे मचान टाइप का बना लेते हैं, उसी पे रात में सोते हैं। तो होता क्या है कि जानवर उतना ऊंचाई पर इंसान को पाता नहीं है, तो वो लोग मतलब कि जानवर से सेफ रहते हैं। जो सेफ रहते हैं तो क्या होता है कि उसी प्रकार जो असम के लोग होते हैं क्या होते हैं, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बांस लेते हैं, ठीक, 4 बांस लेते हैं ऐसे ऐसे, मान लो ले लिया मैं ही ले लिया, चलो 4 बांस ले लिया, मैं ही असम में हूं, 4 बांस ले लिए, ऐसे क्या करते हैं ऊपर ऐसे यहाँ पर अपनी चारपाई या कुछ सेट कर लेते हैं, ठीक, घर बनाते हैं, मतलब हमारे यहाँ चारपाई सेट करते हैं, वहां पर ऐसी ऊंचाई पर घर बनाते हैं। तो क्या होता है, बाढ़ के समय पानी जो होता है, वो आपका पानी जो होगा वो ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे बहता रहेगा, ऐसे ऐसे बहता रहेगा नीचे से पानी, लेकिन इंसान जो होता है अपना ऊपर घर बना के रहता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अत्यधिक जहां वर्षा होती है 10 से 15 फीट ऊंचे घर वाले, क्या इन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। ठीक है, स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। स्टिल्ट हाउस होता क्या है, ये जो बांस का बना हुआ घर होता है इसको स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। अच्छा, इग्लू क्या होता है, जहां अधिक बर्फ पड़ता है, आप जानते हैं ना, जैसे लद्दाख हो गए या कहीं, तो ऐसे ऊपर स्लोपदार ऐसे घर बनाया जाता है यहाँ पर, इसके अंदर लोग रहते हैं पूरा बर्फ से, जिससे बर्फ जो है पिघल चली जाती है, बर्फ के जहां बर्फ के स्थान पर इग्लू बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, लिख देता हूं, स्टिल हाउस आपने जान गया। अब इग्लू क्या होता है, आइए देखते हैं, इग्लू को हम देख लेते हैं एक बार, लिख देता हूं, ये मैं मचान बना दिया था ना, आइए इग्लू भी देख लेते हैं।
ठीक, बर्फीली इलाकों में बनाया जाने वाला मकान। ठीक है ना, ये बात आपने समझ गया। आइए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा। स्टिल्ट हाउस क्या होता है, इसको बता ही दिया तो उसमें। अच्छा, अब हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट क्या होता है? नाव के ऊपर बनाया जाने वाला मकान। नाव के ऊपर बनाया जाने वाला मकान। ठीक है, ये हाउस बोट होता है। जैसे आप हाउस माने घर हो गया, बोट में नाव हो गया, इसी से आपको समझ में आ गया। जो नाव के ऊपर जो मकान बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम हाउस बोट कहते हैं। अच्छा, टेंट क्या होता है? इसमें नीचे कपड़े के अस्थाई अस्थाई रूप से बनाए जाने वाले मकान। ठीक है, आप देखते हो शादी ब्याह में जो है टेंट लगाया तो कहते हैं मेरा टेंट लगाया। टेंट होता क्या है? कोई पूछे भैया टेंट क्या होता है, तो देखते हैं कपड़े का बना होता है, तो कपड़े का अस्थायी उससे बनाया जाने वाला मकान होता है, तो टेंट कहते हैं। हाउस बोट नाव के ऊपर बनाया जाने वाला जो मकान उसे हाउस बोट कहते हैं। इग्लू क्या होता है? बर्फीली बर्फीली इलाकों में बनाया जाने वाला मकान। स्टील हाउस क्या होता है? ऊंचे ऊंचे खंभों पर बनाया जाने वाला ऐसे जो मकान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टील हाउस बोलते हैं। ठीक, अरे भी मैंने जो बनाया था। ठीक, यहाँ बनता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। जल चक्र में बादलों से पानी का बूंदों, जैसे जल चक्र मैंने जल चक्र तो मैं तो कई बार समझा चुका हूँ, फिर समझाता हूँ। ऐसे वाष्पीकरण होता है, यहाँ संग्रहण होता है। ठीक है, संग्रहित हुआ, फिर बादल के रूप में नीचे पानी गिर गया समुद्रों में आकर के, इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र में बादलों से पानी की बूंदों ओलों या बर्फ के रूप में वापस जमीन पर गिरना क्या कहलाता है? बताइए। अब यहाँ क्या कहलाता है? अच्छा लाइए फिर समझाई देते हैं आपको हम पूरा अच्छे से, बढ़िया से बना के समझा देता हूं। ये क्या रहा आपका? ये मानिए पूरी तरह से समुद्र हो गया, समुद्र या नदी झील कुछ भी समझ लीजिए। अब हुआ क्या, यहां से आपका पानी ऊपर धीरे 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 ऊपर उठा। फिर यहां जाकर के क्या हुआ? यहां जाके संघनित हुआ। ठीक, बादल बन गए, बादल काका। बादल काका फिर क्या हुए? बादल काका फिर बरसने लगे, फिर धीरे धीरे ऐसे हुए, फिर क्या हुआ? ये नीचे बूंद बन के बरसने लगे। तो जो ये प्रक्रिया ऊपर गई और ये जो प्रक्रिया नीचे आई, आइए हम दोनों को समझते हैं। ये ऊपर जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो ये ऊपर जाती है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण करना कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका? यहां पर ये संघनन हुआ और यहां क्या हुआ? आकर के वर्षण हो गया आपका, वर्षण अथवा वर्षा। ठीक, पूरी प्रक्रिया आपने समझ लिया ना। और ये आपकी नदी थी, समझ में आया? अब समझिए पूरा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल चक्र में बादलों से पानी का बूंदे ओले या बर्फ के रूप में वापस जमीन पर गिरना। क्या हो रहा है? वापस जमीन पर। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर वापस ही तो आ रहा है जमीन पर। तो क्या कहेंगे इनको? वर्षण या वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? और क्षेपण मतलब वर्षा कहते हैं इसको। अच्छा, संघनन क्या होता है? मैंने दे दिया संघनन, ऊपर देख लिया। वाष्पीकरण क्या होता है? दे दिया। जल संचयन क्या होता है? इसी पानी को जब आप इकट्ठा कर लेते हैं, पानी का इकट्ठा करना क्या होता है? वर्षा वर्षा के पानी को नदी या तालाब या गड्ढे बनाकर जल को इकट्ठा करना।
जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, जल संचयन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक सर्वाहारी ओमनिवोरस, इसको अंडरलाइन करते हैं। सर्वाहारी क्या होता है, पहले समझते हैं सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी क्या होता है। सर्वाहारी उसे कहते हैं जो सब कुछ खाता है, मांस भी खाता हो, उसके बाद फिर जो है फल फूल भी खाता हो, जैसे ह्यूमन मैन, जैसे आदमी होता है वो क्या करता है, वो सब कुछ खाता है। सबकी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ केवल साग खाते हैं, लेकिन जो मानव की जो शरीर बनाई गई है, जो दांत, आप दांत देखते होंगे, यहाँ दांत पतले होते हैं, यहाँ ये दांत नुकीले होते हैं, फिर पीछे चपटे होते हैं ना, सारे गुण मानव के अंदर दिए गए हैं। ये सब कुछ खा सकता है, सब कुछ पी सकता है, वो उससे डिपेंड करता है कि खा रहा है क्या नहीं, लेकिन मतलब जो बनावट की गई है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो मानव क्या होता है, सर्वाहारी होता है। अच्छा, शाकाहारी क्या होता है, जैसे आपका हिरण हो गया, बकरी हो गई, ये सब सर्वाहारी केवल घास खा सकती है, पचा नहीं सकती है ये चीजों को, अगर मांस खाएंगे पचा नहीं पाएंगे। गाय हो गई, ये सब क्या होती हैं, ये जो शाकाहारी होती है। अब मांसाहारी, शेर अगर घास खाने लगेगा या कोई चीता, बाघ, इस तरह के जो होते हैं वो खाने लगेंगे तो क्या होगा, वो वो नहीं पचा पाएगा अगर घास फूस खाएगा तो, लेकिन उसको केवल मांस ही वो पचा सकता है। तो ये क्या होता है, शेर क्या होता है, मांसाहारी होता है। गाय क्या होती है, ये शाकाहारी, हिरण शाकाहारी। लेकिन जो कौवा होता है, कौवा हो गया, मानव हो गया, मानव मतलब कि मानव हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सर्वाहारी हैं। गाय क्या है, शाकाहारी है ना, शाकाहारी है, समझ रहे हैं, गाय शाकाहारी। शेर क्या है आपका, मांसाहारी है, क्या है, मांसाहारी है। हिरण क्या है आपका, ये जो है आपका शाकाहारी है। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी होता। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या, अब आते हैं दूसरा पार्ट 2 की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है, मानव शरीर से संबंधित। कह रहा हमारे शरीर में रक्त, जो ब्लड होता है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है। जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, इसको अगर हमें पंप करवाना हो तो कौन सा भाग हमारा करेगा, पंपिंग। पंपिंग का कार्य हमारा जो होता है फेफड़ा होता है। फेफड़ा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। ये पूरा खून, फेफड़े, फेफड़े काम क्या होता है, वो हमारे, अरे सॉरी, अच्छा क्या पूछ रहा है, मैं खुद ही गलत बता दिया भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का मुख्य, रक्त में पूरे शरीर को पंप करने का कार्य होता है वो हृदय का होता है, हार्ट का होता है। हार्ट, उसको लोग कहते हैं भैया हमारा दिल तोड़ दिया, दिल कुछ तोड़ता होता है, दिल का काम एक ही होता है, पंपिंग करना, ब्लड को पहुंचाने का काम होता है, दिल तोड़ता उड़ता नहीं। अच्छा, यकृत का काम क्या होता है, यकृत होता है शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, भाई लाइट चली गई थी, आइए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे, इधर हम लोग देख रहे थे ये चीज ना, कि यकृत क्या करता है शरीर में, सॉरी मिनट, शरीर में हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, हानिकारक पदार्थों को साफ करता है, कौन, यकृत। और हृदय क्या करता है, आपके रक्त का संचालन करता है। और फेफड़ा क्या काम करता है, क्या करता है फेफड़ा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब हवा पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, आदान और प्रदान करता है। ठीक, समझ में आ गया ना। अच्छा, वृक्क का क्या काम होता है, आइए समझते हैं। वृक्क, वृक्क जो है क्या करता है, ये खून को साफ करता है और क्या करता है, मूत्र बनाता है। क्या करता है ये, खून को, खून को साफ करना एवं मूत्र बनाना, ये इसका दो काम है वृक्क का, समझ में आया। खून को साफ करता है और मूत्र बनाता है।
हृदय जो होता है वो आपके रक्त का संचालन करता है। यकृत जो होता है वो शरीर में हानिकारक पदार्थों को साफ करता है। और फेफड़े जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, और ये हमको हमारे शरीर में ब्लड में जो है मतलब जो ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं ब्लड थ्रू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आयोडीन की कमी के कारण गले की ग्रंथि सूज जाती है। ये जो गला है ना, ये गला में एक ग्रंथि होती है, उसको जो सूख जाती है किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण ये सूख जाता है। ठीक, तो सूख जाता है। इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? ये जो आपका गला सूखता है, भूल आता है, ऐसे सूज जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम घेंघा रोग कहते हैं। कहते हैं भैया इनको क्या हो गया है, इनको घेंघा रोग हो गया है। ठीक है, तो घेंघा रोग की वजह से क्या होता है, हमारा जो गला होता है वो गला हमारा सूख जाता है। और उसके बाद आइए और देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोइट्रा, गोइट्रा कहते हैं, समझिए। एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी के कारण से होता है? एनीमिया, आप लोग बताइए एनीमिया किसकी कमी का, और रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है बताइए। एनीमिया जो होता है वो आपका आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है। अच्छा, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो स्कर्वी रोग होता है। और रिकेट्स जो होता है जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका रिकेट्स रोग आपको होता है। समझ में आया? एनीमिया आयरन की कमी से, इसको ना लिख दे नहीं आप लोग सब समझ जाएंगे। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वो रिकेट्स होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। उसके बाद खट्टे फल में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आयरन किसमें पाया जाता है? जैसे सेब हो गया, ऐसी चीजों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप जो डेली नमक खाते हैं, नमक में क्या होता है आपका, वो आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है। ये पूरा आप लोगों को समझ लिया। ठीक, अगला प्रश्न देखते क्या कह रहा है आज का। ये रहा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। रेशम का कीड़ा, सुने होंगे ना रेशम, अभी मैंने बताया था जो आप रेशमी कपड़ा पहनते हो उसमें लाखों कीड़े जो है, आपको लाखों कीड़ों को आप मार के जो है एक रेशमी कपड़ा पहनते हैं। वो रेशम के कीड़े से एक कीड़ा होता है, उसी से वो रेशम तैयार किया जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, ठीक है, कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ लेता है। समझ में आया? कई उसकी जो मादा होती है कई किलोमीटर ढूंढ लेता है, या उसकी किस विशेष शक्ति सुपर सेंस के कारण होता है। देखने की शक्ति से क्या उतना दूर तक कई किलोमीटर वो देख लेगा? इतना पिद्दी सा एक जीव होता है, बिल्कुल नहीं, हटा दो इसको। सूंघ की शक्ति से, सुनने की शक्ति से, स्पर्श करने की, स्पर्श नहीं ना तो सुनने की शक्ति, वो गंध जो उसकी होती है उसकी गंध से वो पहचान लेता है कि इतना दूर पे हमारी मादा वहां बैठी हुई है। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हमारे मुंह में लार, सलाइवा, हमारे मुंह में लार जो सलाइवा होता है, भोजन के किस घटक को पचाने में मदद करना शुरू होता है। मतलब कह रहा है कि जो भोजन होता है, कह रहा हमारे मुंह में लार, जो लार होता है वो भोजन के किस घटक को, अब देखिए भोजन में बहुत सी चीज पाए जाते हैं, जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, सब चीज पाया जाता है ना। तो क्या होता है कि वो जो पाचन प्रक्रिया होती है, सबकी अलग अलग जगह पाचन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो कहां पर पूछ रहा है कि कौन सा चीज, कि आपके मुंह में, ये जो है मुंह, हमारे मुंह में कौन सा चीज का पाचन शुरू हो जाता है। तो हमारे मुंह में क्या होता है, जो ये हमारा क्या स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ये जो पाया जाता है, ये कहां से, ये लाल ग्रंथि जो होती है यहीं से हमारा पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अच्छा और बताओ हमको, जैसे इसका विटामिन का पाचन कहां से होता है, वसा का पाचन कहां से होता है, और उसके बाद ये जो है प्रोटीन का पाचन कहां से होता है, बताइए हमको। ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन आप लोगों का जो है ये होता है, वो क्या बोलते हैं, अमाशय में होता है। कहां होता है ये अमाशय में आपका पाचन किसका होता है ये, और किससे होता है, एक पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, उससे इसका पाचन होता है। समझ में आया? और उसके बाद और बताइए हमको, ये जो आपका वसा है, वसा का पाचन कहां होता है आपका, बताइए वसा का पाचन कहां होता है।
वसा का पाचन जो होता है ये हमारा कहाँ होता है, ये छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत। मैंने सब कुछ बताया था आपको, छोटी आंत बड़ी आंत सब कहाँ होता है बताइए हमको। जैसे ये आपका मुंह हो गया मान लीजिए, फिर उसके बाद ये आपका जो ये ग्रास नलिका हो गई, फिर इसको स्टमक हो गया, फिर छोटी आंत ऐसे 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 घूमते घूमते बनती, फिर बड़ी आंत थोड़ा ऐसे ऐसे घूमते घूमते बनती है, फिर उसके बाद आपका अपशिष्ट बाहरी तरफ निकल आता है। इस प्रकार पूरा चलता है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, ये स्टार्च जो होगा, स्टार्च मैंने बता ही दिया, वसा का हो गया, और प्रोटीन का पाचन बता ही दिया। आगे देखते हैं कुछ क्या करा। मानव कंकाल जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का स्केलेटल होता है, का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए हमको, क्या होता है। शरीर को क्यों सुंदर बनाना, नहीं सुंदर बनाता, लेकिन केवल शब्द जुड़ गया, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सुंदर तो बनाता है, चलिए ठीक। शरीर को निश्चित आकार और आंतरिक जो स्केलेटल जो अंदर होता है, अंदर उसको पूछ रहा है, ये आपका सही उत्तर रहेगा। आप कहते हैं कंकाल है, ये जो शरीर खड़ी हुई, कभी भी आप मूर्ति बनाते हुए देखे होंगे, उसके अंदर वो क्या नाम, बांस लगाया जाता है, पुआल लगाया जाता है, कई चीज लगाई जाती है, तो वो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। तो वही क्या कह रहा है, शरीर को आंतरिक आकार और निश्चित आकार और आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है दोनों। जैसे आंतरिक अंग हमारे कौन कौन से, फेफड़ा हो गया, उसके बाद हमारा दिल हो गया, फिर और पित्ती हो गई, कई चीजों को सब ये जितने हैं, स्टमक हो गया, छोटी आंत बड़ी आंत, उनको सुरक्षित प्रदान करता है। भोजन को पचाना नहीं, भोजन को पचाने का काम इसका नहीं होता। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना इसका काम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। अगला अब आते हैं दो हमारा भाग कंप्लीट, तीसरा भाग देते हैं। कह रहा दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब साइंस इन डेली यूज, साइंस का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। क्या कह रहा, गीले कपड़ों को धूप में सुखाने पर उसका पानी गायब हो जाता है, ये सबको पता है। डेली कपड़ा आप लोग सुखाते होंगे ना घर पे, जैसे मम्मी कपड़ा धुलती हैं, उसको कहती हैं बेटा हाले जाके इसको छत पे फैलाओ, डाल दो डारे पर। तो क्या होता है, जब उस पे आप डालते हैं तो क्या होता है, पानी देते हैं, कपड़े का पानी सूख जाता है। तो किस प्रक्रिया का उदाहरण है, आप बताएं किस प्रक्रिया का उदाहरण है, क्यों पानी सूख जाता है। कभी सोचा है आपने कि कपड़ा आप फैलाए हैं और वो सूख गया, उसका पानी जो सूख गया, तो ये क्यों सूखता है, क्या होता है उसमें, जो है वाष्पीकरण होता है। जब आपका सूर्य का प्रकाश बढ़ता है तो पानी गर्म होता है, तो जब उसका जिसके अंदर जो पानी होता है गर्म हो जाता है, फिर वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है, इसलिए वाष्पीकरण। और संघनन क्या होता है, फिर जाके जब ऊपर इकट्ठा होता है तो उसको संघनन कहते हैं। गलनांक, हिमांक, ये सब तो आपको बताया हूं। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पानी में रहने वाले पौधे, पानी में जो पौधे रहते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया, पानी की सतह पर तैरते रहते हुए हैं, क्योंकि आइए बताइए अब उनका। जैसे कभी कभी आप देखें जलकुंभी होगी, उसको छोड़िए, आप एक नाव बनाते हैं ना, नाव को क्या करते हैं, जब एक पानी में ऐसे पानी में आप उसको क्या करते हैं, पानी के ऊपर जैसे रखते हैं, नाव तैरने लगती है। क्यों तैरती है, क्या रीजन है उसका, आइए बताइए। क्या कभी सोचा है आपने। ऑप्शन देखते हैं, उनके तनों में क्वेश्चन। अब उसी का हम एक इंप्लीमेंट करते हैं। कभी कभी आपने कमल का फूल देखा होगा, जलकुंभी देखा होगा ना, ये सब चीजें क्या होता है, बेलरा एक होता है, बेलरा, ये सब चीजें गांव में होते हैं। तो क्या होता है, वो तो ऊपर तैरते रहते, क्यों तैरते रहते, क्या रीजन है, क्या कह रहा है, इसके तने में हवा से भरे बड़े स्थान होते हैं, पहली चीज। दूसरा, तो बहुत भारी होते हैं, अरे भारी होगी तो डूब जाएंगे, बोले इसको तो हटा ही दो, एलिमिनेट करते हैं। उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, बहुत लंबी होंगी तो फिर पानी में कैसे तैरेंगे भाई, वो तो जमीन पे होंगे ना, वे लोहे के बने होते हैं, लोहे कहां से बने रहेंगे, हटाओ इसको। बस आपका ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन तो थोड़ा टफ था, लेकिन ऑप्शन इजी थे इसके, इसलिए आप लोगों ने इसको आसानी से कर लिया। ठीक, क्या होता है उनके तने में हवा, देखिए आप उसको जब फाड़िए, देखिए उसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है, खोखलू रहता है, पूरा खाली रहता है अंदर में। अगला प्रश्न देते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे एक निश्चित तापमान तक गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहती है। आपके घर में जो दूध गर्म होता है, उसको आप लोग देखते होंगे क्या होता है कि वो मम्मी दूध गर्म करती हैं, लेकिन काफी ज्यादा गर्म कर देती हैं। क्यों, क्योंकि उसे कुछ ही घंटों बाद पीना होता है, खाना होता है, जो भी रहता है, तो मम्मी उसको गर्म करती हैं, फिर उसके बाद उसको रख देती है ना। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो आपका पैकेट का दूध आता है, पैकेट के दूध इतना दिन तक सुरक्षित क्यों रहता है, कभी सोचा है आपने। खराब हो जाएगा, आप घर का दूध ऐसे रख दीजिए, खराब हो जाएगा, बैक्टीरिया पनप जाएगी उसमें, सड़ जाएगा, अगले दिन फट जाएगा। एक दो दिन हमारा दूध नहीं संभलता, लेकिन वो तो कई महीनों तो चलता है, ऐसा क्यों होता, आइए बताता हूँ। दूध को जब एक निश्चित तापमान पे पहले गर्म किया जाता है, जिससे मान लो
10, 15, 20 डिग्री तक गर्म किए, फिर क्या करते हैं उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद उसको पैकेट में पैक कर देते हैं। वही कहता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चीकरण कहते हैं। उस प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं। किण्वन क्या होता है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है, किण्वन जैसे आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे अरे यार उसका नाम नहीं याद आ रहा हमको, अरे खमीर भी बनाते हैं ना, खमीर हो गया, या सूक्ष्म जीव हो, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो शर्करा को जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहलाता है। वाष्पीकरण तो कई बार बता दिया, संग्रहण कई बार बताया हूं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है, बताइए क्यों हानिकारक है। जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं ये पर्यावरण के हानिकारक क्यों है। कहते हैं ना हमें पन्नी का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, पन्नी का प्रयोग वर्जित है, लिखा रहता है, ऐसे क्लास लगा रहता है। क्यों भाई ऐसा क्यों, वो तो हमारे काम की चीज है ना, हमको जो है उसमें हमें बैग नहीं ले जाना पड़ता है, हम आराम से लेके जाते हैं थैले को, उसको हाथ झुलाते हुए जा रहे हैं, पन्नी में दे लेके चले, हमारे तो हमारे लिए सुविधाजनक चीज है। फिर भी क्यों उसे बंद किया, कहते हैं नहीं आप पन्नी का प्रयोग कम करो, पन्नी का प्रयोग ज्यादा करोगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। क्यों होगा, क्यों, अच्छा कागज को क्यों नहीं मना किया जाता है, पन्नी को ही क्यों मना किया जाता है बताओ। जो पन्नी होती है वो जल्दी से सड़ती नहीं है, जल्दी से उसका डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन कागज लकड़ी ये सब का हो जाता है। तो क्या होता है वह बहुत महंगी होती है, नहीं भाई बहुत आसान होती है। जिस दुकानदार के पास जो भैया पन्नी तुम दे देता है वह आसानी से सड़ती गलती नहीं है, ये बात आपकी सही है। वह पानी में तैर नहीं सकती, खूब तैरती हैं। वे बहुत भारी होते नहीं, बहुत हल्की होती हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। वे आसानी से सड़ती गलती नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल होती हैं, ठीक, बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी तालाब के पानी पर तेल की पतली परत फैला दी जाए, ऐसा कभी मत करना, बताता हूं क्यों मत करना। कभी पानी हो उसके ऊपर तेल आप फैला दीजिए तो मच्छरों का पनपना रुक जाता है, क्योंकि आइए बताइए क्यों रुक जाता है। कभी भी आप देखते होंगे, कभी भी तालाब में सुनते होंगे कि भाई वहां पर पानी डाल दिया, मछली वो क्या बोलते हैं, तालाब में मछलियां मर गई हैं, तेल गिर गया मर गया, समुद्र में पानी गिर गया तो बहुत सारी मछलियां जीव जंतु मर गई। होता क्या है, जब तेल आप ऊपर पानी के ऊपर तेल जो होता है पानी से हल्का होता है, पानी तेल जो होता है पानी के ऊपर पूरा सतह पे एकदम तैर जाता है, पूरी सतह पे जब तैर जाता है तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन जो होता है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ जो है क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है पहुंच नहीं पाता, तो उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं जल के अंदर वो ऑक्सीजन के अभाव में क्या होते हैं, मर जाते हैं। जैसे अभी हम ही लोगों को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिले, क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। उसी प्रकार वो बेचारे जीव जंतु जो होते हैं वो भी मर जाते हैं ऑक्सीजन के अभाव में। तो तेल नहीं डाल, तो क्या कह रहा है, तेल मच्छरों का भोजन होता है, नहीं भाई उनका भोजन नहीं होता है, उनका दुश्मन होता है। तेल मच्छरों की भिंडप मतलब लार्वे जो होते हैं को ऑक्सीजन नहीं मिलने, बिल्कुल यही बात सही है। उसके जो मच्छर होते हैं क्या होते हैं कि चारों तरफ अंडे दिए होते हैं, मच्छर मच्छर कहाँ अपना जन्म देता है, अंडा कहाँ देता है, जहां नदी नाला किनारा ये होता है, जहां पर जल होता है वहीं पर वो अंडे देते हैं, और जब वहां तेल पहुंच जाएगा तो फिर वो ऑक्सीजन नहीं पाएंगे। तेल से पानी साफ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेल से पानी ठंडा हो जाता नहीं, बस ये तेल मच्छरों की भिंडप जो लार्वा, उनके जो लार्वा होते हैं उनके ऑक्सीजन को नहीं मिलता है उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आते हैं पार्ट 4 पे, लास्ट है आपका, 4 ही पार्ट आप लोगों का आता है, 4 ही है, जिसमें से कौन सा है, सामाजिक परिवेश, हमारे सोशल सराउंडिंग में क्या क्या मतलब सब कुछ कवर करवाया गया इसमें। तो क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, हर किसी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा कबूतर ना, आप लोगों को पता होगा ना, नहीं मोर होता है, पिकॉक, बहुत सुंदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बिहू, ये हमारा जो बिहू है, बिहू भारत के किस राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य और त्योहार है, ये हमको बताइए। भारत जो बिहू है आपका, बिहू कहाँ का है, ये बिहू होता है असम का। ठीक है, असम का जो है हमारा ये सबसे प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। और बताइए हमको बताया, पंजाब का मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, पंजाब को बताया था, पंजाब को क्या था, पंजाब को मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पंजाब में क्या होता है, बैसाखी, मैं खुद ही भूल गया था, देख रहे हो, बैसाखी, बैसाखी त्योहार जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, यही मैंने बताया था आप लोगों को ना।
केरल में कौन सा होता है, फिर से बता दो, ओणम होता है, ओणम। ठीक। गुजरात में गरबा नाम का एक त्योहार होता है, ये मनाया जाता है, ठीक है, गरबा। तो ये चीज होता है, आपने समझा। असम का क्या व्यू हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और वो तिरंगा जो है सबसे न्यारा हमारा है, कि केंद्र से में बने जो बने हैं कितनी तीलियां होती हैं, बताइए तीलियां कितनी होती हैं, हर किसी को पता है 24 तीलियां होती हैं। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा। लद्दाख जैसे, लद्दाख हो गया, जम्मू हो गया, ठंडे रेगिस्तान, रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा रेगिस्तान होता है और एक जो है गर्म रेगिस्तान होता है। तो लद्दाख उद्दाख जैसे क्या है, ठंडा ठंडा रेगिस्तान है। राजस्थान में क्या है, गर्म रेगिस्तान है। में भेड़ और बकरियों, भेड़ और बकरियों के बालों से एक बहुत ही कीमती ऊन बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है, ऊन, बहुत ही कीमती ऊन होती है। उस ऊन की खासियत इतनी है, अगर कहते हैं अगर एक साल बना दी जाए तो एक रिंग के से, जो छोटी सी रिंग होती है, उस रिंग से उसमें से पार हो एक वो चद्दर पार हो सकती है। आप समझ लीजिए, बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो वो पश्मीना की साल या पश्मीना की चद्दर, पश्मीना कहा जाता है। जूट जो है आपको कपास से बनाया जाता है, नायलॉन जो होता है नारियल के उससे बनाया, और रेशम जो है आपको होता है रेशम के कीड़े से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में राजा घरसी द्वारा, जो घरसी से बनाया गया था, घरसी द्वारा बनाया गया क्या, घरसीसर, घरसीसर वास्तव में क्या था, बताइए। एक राजा थे जो राजस्थान के जैसलमेर में रहते थे, उन्होंने क्या होता था, घरसी द्वारा बनाया गया था क्या, घरसीसर। वास्तव में घरसीसर था क्या, एक बड़ा महल था, नहीं, घरसीसर एक बड़ा महल नहीं था। घरसीसर जो था एक प्रकार की क्या थी, वो झील थी। घरसीसर एक प्रकार की झील थी, और वो झील जो है आपस में जुड़े 9 तालाबों के एक जल का संचय तंत्र था। ठीक, बहुत बड़ा तालाब था, किला नहीं था वो, एक बगीचा भी नहीं था, वो आप था। इस प्रकार आपका आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था, होता है। फिर मैं आपको अगले दिन प्रैक्टिस नंबर 5 करवाऊंगा। तब तक आप जो पीछे पड़े हुए हैं 3 प्रैक्टिस उनको आप करते रहिए। रीजनिंग आपको करवाई गई है, सर जी सर द्वारा मैथ करवाया गया है, वो सब आप करते रहिए। ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिए अच्छे से। एग्जाम आप लोगों का बहुत दिन नहीं रह गया है, डेट आ चुकी है, लग जाइए मेहनत से। थोड़ा खेलना कम कर दीजिए, स्कूल लेकिन डेली जाइए। स्कूल से आइए शाम को 2 घंटे 1 घंटे जाने से पहले, 3 घंटे आने के बाद आप 4 घंटे पर डे पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और लेकिन एक अपना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसको, उसके बाद फिर कैसे में पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब विषय ध्यान रखिएगा। एक अच्छी किताब लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो आप हमसे कॉल करिएगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा आप कौन सी किताब लें। बाकी फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।